whole of nation approach. Finance Minister has said that will be taken up only in the final budget. So therefore, this budget does not cover that. So as far as we are concerned, it's a very positive step forward with regard to having the headroom available for growth, considering the fiscal deficit and also the focus on equitable growth. From an industry perspective, obviously we will wait for the main budget to come to look at the details. Thank you. Single ID लेना भाई. हाँ. मैम को दिखाई देगी। राइट, तो देखिए सबसे बड़ी बात, जो लोग रेंटेड हाउसेज में रहते हैं या चॉल्स या ऐसी अनऑथराइज कॉलोनीज में रहते हैं, तो वित्त मंत्री जी ने कहा है उनके लिए एक स्कीम हम जल्दी लेकर आने वाले हैं। सो आज की बजट अनाउंसमेंट में उस स्कीम को अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन क्वाइट होपफुल कि अगर उन्होंने इसको कोट किया है तो डेफिनेटली आने वाले वक्त में हमें वो स्कीम दिखाई देगी। तो आपको लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना फोकस दिया गया है, कहीं ना कहीं कोविड के बाद जो निकल के आ रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को और आगे ले जाने के लिए ये एक पहल जो समझ आ रही है वो है इनकी तरफ से? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री जी का 2014 से ही इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत फोकस रहा है। ये 2024 तो एक केवल उसका पड़ाव है। मुझे लगता है आने वाले वक्त में आपको बहुत अच्छी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर दिखाई देंगी। और एक जैसा आप देखिए कितना बेस चीज किया है कि जो रेलवे कॉरिडोर है उनकी अनाउंसमेंट की है। दूसरी बड़ी बात क्या किया है कि क्योंकि जो रेलवे का अनुभव है लोगों का, वो इंक्रीमेंट किया जा सके, ज्यादा बेहतर किया जा सके, तो जो रेलवे बोगीज हैं उनको इंक्रीज करके उनकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट करके वंदे भारत के लेवल तक लाने की बात की गई है, जो एक बहुत विजनरी बात है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं जो सुनने को अच्छी हैं, लेकिन बिकॉज मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूं तो मैं कुछ और उम्मीदें कर रहा था कि मुझे लग रहा था कि शायद कुछ होगा, लेकिन क्वाइट फॉर होपफुल कि नेक्स्ट टाइम जब भी कभी जब भी इलेक्शंस के बाद गवर्नमेंट फॉर्म होगी तो जरूर कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट देखने को मिलेंगे। मीडिया के सब मित्रों को नमस्कार। आज अंतरिम केंद्रीय बजट केंद्रीय मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी आज भी बजट भाषण कर रही है। बजट चल ही रहा है। यह विकसित भारत की झलक इस अंतरिम बजट में दिखाई दे रही है और विशेष तौर से $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का भी इसमें जो लक्ष्य रखा है उसकी पूर्ति होते हुए इस अंतरिम बजट में दिखाई दे रही है कि वह लक्ष्य पूरा होगा। यह यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है और 2047 तक का जो लक्ष्य देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो रखा है कि पूरे विश्व में विकसित भारत के रूप में भारत हमारा नंबर 1 पर रहे, इस लक्ष्य को पूरा करने का भी पूरा ध्यान इस अंतरिम बजट में रखा गया है। विशेष तौर से गरीब, महिलाएं, युवा और किसान पर इसका फोकस किया गया है। यह बजट निश्चित रूप से सभी वर्गों के लिए, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं, युवा, सभी लोगों का समावेश इसमें हुआ है। सबका ध्यान रखा गया है और लक्ष्य हमारा देश निश्चित रूप से प्रगति करे, जैसा मोदी जी कहते हैं और हम सब उसका पालन भी करते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इस परिकल्पना को पूरा करने वाला यह अंतरिम केंद्रीय बजट है। निश्चित रूप से हम बहुत ही प्रसन्न है इनमें सभी बातों का, चाहे वो आयुष्मान कार्ड की योजना हो, फिर चाहे वो किसान सम्मान निधि की बात हो। मुझे लगता है कि अभी बजट भाषण चल ही रहा है, कई बातें इसमें और आना भी है, लेकिन अभी जो कुछ बातें आई है सामने, समग्र रूप से सारी बातें जो योजनाएं केंद्र सरकार की चल रही है
मोदी जी के नेतृत्व में, उन सब का ध्यान इस अंतरिम केंद्रीय बजट में रखा। तो टेक्निकली आगे बढ़ना है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। सरकार ने इस पे विशेष इस बजट पे खास ध्यान दिया है। इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हैं। आपका नाम बताएं। सुरेश अग्रवाल, प्रेसिडेंट फोर्टे। नहीं सुनाई दी हैं, लेकिन ऑफ कोर्स जो सबसे बड़ी बात थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस था। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात हुई, जैसे मैंने आपको बजट से ही पहले कहा था कि उसके अंदर एक काफ़ी बड़ा अमाउंट इंक्रीज होना चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं कंसीडर किया गया है कि जो लास्ट ईयर 10 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर था उसे बढ़ाकर 11 लाख करोड़ से भी ज्यादा किया गया है। वो एक बहुत बड़ा वेलकम पॉइंट है। और दूसरी बड़ी बात, सबसे ज्यादा जो है बॉटम ऑफ द पिरामिड पे ध्यान दिया गया है, खास करके जो ऐसे जो एक ऐसा तबका है जो कहीं ना कहीं अभी एड्रेस नहीं हुआ था, उसको बार बार प्रधानमंत्री जी ने एड्रेस किया है। चाहे हम युवा शक्ति की बात करें, चाहे नारी शक्ति की बात करें, उनके ऊपर फोकस ज्यादा है। अंतिम बजट में है ना, अच्छा हम उम्मीद बहुत कर रहे थे कि कोई टैक्स में भी चेंज होगा, व्यापारी को कुछ इसमें फायदा होगा, लेकिन फिर भी स्किल डेवलपमेंट में जो इन्होंने प्लान किया है कि 1,40,00,000 युवाओं को ये रोजगार की प्लान के तहत काम करेंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा कोई जो उधार, क्योंकि हम व्यापारी लोग हैं और 40 का काम भी मेन व्यापारियों के साथ में रहता है, ट्रेड और इंडस्ट्री के साथ में, तो ये जो उधार कम करने का इन्होंने जो प्लान किया, एक अच्छा कदम है। आपका नाम बताएं। इसमें कुछ भलाई है, इसलिए नहीं किया। रक्षा बजट काफी बढ़ा दिया 11% जो कि जीडीपी का काफी करेक्ट। तो इसमें तो और आत्मनिर्भर भारत के तहत काफी मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस के इंडिया में हो रही है, इस पे कुछ इससे देखिए क्या है, इन्होंने डिफेंस के इसलिए बजट बढ़ाया कि ताकि सारी चीजें हिंदुस्तान में बने अपने, और डिफेंस में हम लोग बहुत आगे बढ़े। उसका इनोवेशन में भी उन्होंने काफी पैसा रखा है डिफेंस में, तो इट इज वेरी अप्रिशिएबल। सर, आप सिंगल सेंटेंस में इस बजट को कैसा? मैं कहूँगा ये वेरी पॉपुलर बजट है। बहुत उन्होंने सबका ध्यान रखा है, आज गरीबों का भी ध्यान रखा है, वुमेन एम्पावरमेंट का भी ध्यान रखा है, उन्होंने सारे यात्रियों का ध्यान रखा है, उन्होंने टूरिज्म को बहुत बढ़ाया है, रिलीजियस टूरिज्म, और उन्होंने बहुत अच्छा ब्लू उसका भी, इकोनॉमी का भी बहुत ध्यान रखा है, जिसमें ग्रीन का बहुत ध्यान रखा है, सारे ग्रीन एनर्जी का बहुत उन्होंने इसको। Very good budget. Like I said, it balances fiscal consolidation with the growth requirements and taking care of inclusive or equitable growth by supporting the 4 specific sectors which the finance minister already outlined as requirements for India. Sir, budget live up to your expectation? Yes, I mean, always you can say that certain areas should have been covered, but she made it very clear that she is not taking or into cognizance the direct and indirect taxes right now. So that will be in the main budget. So we have to wait for that. Thank you. रेट है आम आदमी के लिए, और जैसे मिनिस्टर ने कहा अपनी स्पीच में कि 7 लाख के इनकम तक कोई टैक्स नहीं रहता, हाँ, तो वो भी एक रीजनेबल अमाउंट तक है। जो सबसे ज्यादा बर्डन पड़ता है आदमी के ऊपर वो इन्फ्लेशन से पड़ता है, तो हर आदमी इन्फ्लेशन से बहुत ज्यादा एक तरीके से टैक्स की तरह उसके ऊपर बर्डन पड़ता है। तो इन्फ्लेशन अगर कंटेन्ड रहेगा और टैक्स रेट में फर्दर रिलीफ ना मिले, तो मेरा ख्याल ये अच्छी सिचुएशन है जिसमें सब लोगों को उसका फायदा होता है। जो आपने R&D के बारे में कहा, ये एक नया तरीका निकाला कि R&D को पहले टैक्स लॉज के थ्रू इंसेंटिवाइज करते थे। अभी जो अनाउंसमेंट किया उन्होंने कि 1 लाख करोड़ रुपए का 50 इयर्स का इंटरेस्ट फ्री या वेरी लो इंटरेस्ट रेट पे सनराइज सेक्टर को लोन दिया जाएगा, वो मेरे ख्याल ये बहुत अच्छा तरीका है। बड़ा टारगेटेड होगा, किस सेक्टर को दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, क्या आउटकम निकल रहा है। तो हालांकि टैक्स लॉ को उसके लिए यूज नहीं किया, लेकिन R&D को फोकस में रखा, ये बहुत अच्छी बात रही। सर, आप ओवरऑल बजट प्रेजेंट हुआ इंडस्ट्री, so what you would like to say about it? How was the budget, as there are a lot of declarations has been done? I think let me start by saying the budget is very bold, very inclusive, very pragmatic, and I think touching all sectors of economy and all sections of society. So from that point of view, and considering it was an interim budget, I think the finance minister has done an outstanding job. Bold, I would say, because it's actually looking at fiscal deficit, which is in the current year going to be at 5.8 instead of 5.9, which is better than the original budget. And for next year, in the coming year, it is being pegged at 5.1 instead of 5.4. So to my mind, that's again a very
bold measure and a very responsible measure, because that will help to tame inflation, and so that's something very good. The second aspect, what I would say, it's very inclusive in terms of social justice, in terms of taking care of every section of society, whether it is as typically the Prime Minister says, the four categories: the farmers, the poor, the young. So I think this is, so it's addressing every section of society. So which is something very good. The third thing which I found was very interesting was setting aside, as per our demand, setting aside 1 lakh crore for technology for sunrise sectors on R&D and on developing new technology and on doing innovations. So to my mind, this is again a very good step, and this will really spur really the demand for people getting into new technologies. People. It's a vote on account. The vote on account has only one purpose: to keep the government solvent for the first quarter of this current financial year. What is worrying is that there's a budget deficit of 18 lakh crores. And this means that the government is borrowing in order to fund its expenditure. And this number is only going to increase next year. Insofar as the rest is concerned, we'll give a very detailed reply during the discussion on the budget. Mobile phones. I think this is something that the industry has been asking for some time. And I think what it does is that these duty cuts make the industry more competitive, both for manufacturing for the domestic market and the global markets. And also, these duty cuts will ensure that the prices of the finished products eventually come down, thereby giving a huge boost to the sales of mobile phones. I think India is on the verge of emerging as one of the largest manufacturing bases for electronic products, and especially mobile phones. We are looking at an exports of almost $100 billion of mobile phones in the next few years. And I think these steps that have been taken. Well, it was one of the shortest speeches on record in the budget, and not very much came out of it. As usual, a lot of rhetorical language, very little concrete on implementation. Some serious questions about areas of omission. No reference to the success or failure of the PLI scheme, which is taking so much money. She talked about foreign investment without acknowledging that investment has come down significantly. She talked, frankly, about a number of things that are couched in vague language like for confidence and hope and so on. But when it comes to hard figures, there were very few figures available. For example, she talked about foreign direct investment without acknowledging that it has come down as a percentage of GDP, not gone up. She talked about, she didn't talk about unemployment, which has gone up to record levels. She didn't talk about youth unemployment. She didn't talk about declining female labor participation when talking about Nari Shakti. So there were so many omissions. I must say that this is going to be a very, very disappointing speech in terms of being couched entirely in generalities and without enough substance, nor any willingness to address the specific problems of the economy. She could have taken credit for certain things and challenged certain things, but instead what she gave us was nothing but unvarnished PR kind of rhetoric. Yeah, Shobna, if we talk about the budget, especially health budget, a lot of declarations has been done related to cervical cancer, which is the biggest cause and number one. As well as we talk about the medical seats, medical colleges, and overall women empowerment related. As being a woman, what you would like to say about this budget? First, I'm glad that it was delivered by a woman, so it gave huge intent. It was a sharp budget. I liked FDI is first develop India, and if you want to develop India, women have to be developed. With Modi, he always believed in that the country has to go forward with women leading the country. मुझे लगता है बहुत बड़ी उपलब्धि है. गरीब, किसान, युवा, महिला, हर किसी तबके को हम आगे बढ़ा रहे हैं विकसित भारत के लिए. और प्रधानमंत्री जी सिर्फ भारत को आगे नहीं बढ़ाए, विश्व में भारत को आगे बढ़ा रहे हैं और विश्व भारत को देख रहा है.
एक और बात कही उन्होंने कि जुलाई में जो पूरा बजट पेश करूंगी, तो किस तरीके से इस मतलब को समझते हैं? नहीं, इसका मतलब है जनता प्यार दे रही है, ये प्यार का अवलोकन है। जैसे बजट में हर साल में हम टैक्सेशन का अवलोकन करते हैं, उसका प्रमाण देखते हैं, उसका गणित देखते हैं। ये भी गणित उसी का है कि जनता के प्यार का गणित है कि जुलाई में बजट होगा। लेकिन बहुत जरूरी बात है, उसके पहले जो व्हाइट पेपर आएगा, तो हमारा जो नव मतदाता है वो जरूर देखेगा 2014 के पहले भारत की स्थिति कितनी खराब थी और 10 साल में भारत ने क्या क्या नहीं अचीव किया है। And they said that they'll bring procedurally sharp to say that women and children will now be taken under one. I really want to see what it means. Same thing, this cervical cancer. We can talk, but who's going to do it? It's the states that have to do it. What's the price of doing it? Whether that vaccine but I think that the intent is important to say that here's a cancer that is quite predominant for the lower income, and there's a vaccine that can eradicate it. So let's see, if we do that, I think it will make a big difference. Ma'am, we talked about Nari Shakti also. She talked about female enrollment in higher education up by 28% in upcoming 10 years. In STEM, yes, I see that in medical colleges, the proportion of women is very high. So it's already happening. The fact that we can have more colleges definitely will encourage more women to participate. But I think that we should go in the next budget. Probably they'll take this one step further. I would have loved to have seen something like transformational. Suppose you had said women studying for higher education, the cost for them is half. That you can give it, or the loans are at 0% interest, or you say something like, this is my favorite. If you really want to get women participation up in the workforce, give them a 5% less than of taxation than the rest in all the slabs. You see how many women will start coming forward and working. I want to see something exciting and transformational, but I believe that only this government will do such things. I need a picture. युवा, गरीब, महिला और अन्नदाता को काफ़ी महत्व दिया है। उनकी हेल्थ केयर के लिए, स्किलिंग के लिए, अपना जो आज हमारी जो युवा पीढ़ा है भारत की, वो काफ़ी यंग है और हम इन पे निर्भर हैं। तो इनकी स्किलिंग के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, स्टार्टअप के लिए उन्होंने कहा है कि वो एक्सटेंड करेंगे वो रिबेट 31 मार्च 2024 के लिए भी, 25 के लिए भी। तो ये काफ़ी ही पॉजिटिव अप्रोच है। थैंक यू। क्या कहना है इस बजट के बारे में? एक ऐतिहासिक बजट है जो पूर्ण रूप से परिलक्षित करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत में एक नई क्रांति और परिवर्तन पिछले एक दशक में आई है। एक विकसित भारत का लक्ष्य, एक आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, एक विश्व गुरु बनने का लक्ष्य, उन तीनों लक्ष्यों के प्रति पूर्ण श्रद्धा के साथ और गति के साथ भारत बढ़ चुका है। हमारी चार जो जात प्रधानमंत्री के मस्तिष्क में है, हमारी महिलाएं, हमारे नौजवान, हमारे गरीब, हमारे अन्नदाता, उनके पूर्ण रूप से ऊर्जावान होने के आधार पे ही भारत आगे बढ़ेगा। और जो नए नए कीर्तिमान हर एक क्षेत्र में हमने स्थापित किए, चाहे तो संरचना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जो चाहे गरीब कल्याण योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड योजना हो, एक एक क्षेत्र में हमारे नौजवानों ने नए कीर्तिमान स्थापित किए, चाहे ओलंपिक्स हो, चाहे कोई भी प्रतिस्पर्धा हो। भारत अब आगे बढ़ चुका है। यही समय है, सही समय है। बहुत बहुत धन्यवाद। About Nari Shakti. So there were so many omissions. I must say that this is going to be a very, very
disappointing speech in terms of being couched entirely in generalities and without enough substance, nor any willingness to address the specific problems of the economy. She could have taken credit for certain things and challenged certain things, but instead what she gave us was nothing but unvarnished PR kind of rhetoric. Moreover, if you realize that all the incentives are given to the bridge companies, the performance-linked incentives are not going for the really deserving companies, but for all the other companies which are manipulating it. Overall, I will say that people are rejected this budget. They should have come something else better, please. Budget looking at helping the both in housing as well as some power allocation, so that we can raise the general standard of living. Infrastructure, they have addressed infrastructure, so they have ensured that there is a 3.4% of GDP for infrastructure. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आज जो इंटरिम बजट पेश किया, यह फुल फ्लेज बजट नहीं है, इंटरिम बजट है, लेकिन इंटरिम बजट जो भी उन्होंने प्रस्तुत किया बहुत ही इंकरेजिंग है, बहुत ही उत्साहवर्धक है और आगे के लिए भी और अधिक आशाएं बढ़ती हैं और भारत की इकॉनमी की साइज जितनी इस समय है, इसमें पूरी तरह से मैं आश्वस्त हूँ। इस इंटरिम बजट के कारण ही जो भी इंडिकेशन इस बजट से मिले हैं कि हमारी इकॉनमी जो आज दुनिया की टाइप 5 कंट्रीज में है, उसकी साइज बढ़कर 2027 तक मोर देन $5 ट्रिलियन जाएगी और 2030 आते आते मोर देन $7 ट्रिलियन तक पहुंचेगी। 2047 का जो एक रोड मैप दिया है प्रधानमंत्री या उस रोड मैप, उस टारगेट को हम अचीव करेंगे, हम लोग पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं। बहुत थैंक यू सर। हम उम्मीद करते हैं कि लोगों को फायदा हो। हमारी तो यही है कि वतन आगे बढ़े, तरक्की करे, इन्फ्लेशन डाउन आए, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, इंडस्ट्रीज बढ़े, हमारी यही तो ख्वाहिश है। टूरिज्म बढ़े। G20 में जो आए थे, टूरिज्म की मीटिंग हुई थी कश्मीर में, हम उम्मीद करते हैं कि बाहर से और लोग आएंगे टूरिज्म में। और अभी बर्फ पड़ी है अच्छी, तो स्कीइंग के सीजन शुरू हो जाएगा, उम्मीद करते हैं वो भी आएंगे। महिलाओं के लिए कहा कि लखपति भी बनेगी और बाकी सारी चीजें बहुत अच्छा है, वो लखपति बनेगी, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, उससे घर और भी आबाद। सर, बजट में बहुत सारी घोषणाएं हुई है, ऐसे में घोषणाओं को देखते हुए खासतौर पर जो आपका सेक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको लेकर आप क्या कहते हैं? अगर मैं ओवरऑल कहूँ तो एक बड़ा सकारात्मक बजट रहा। वोट एंड अकाउंट था जिसमें पिछले 10 सालों की सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको गिनाया गया और वही बिल्कुल सही थी, वो हम सब उनको महसूस India are looking